असेसमेंट ईयर 2021 की ITR की विंडो क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न के ज़रिए आप असेसमेंट ईयर 2021 की ITR को फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ITR को प्रिपेयर करना पड़ता है यूटिलिटी के अंदर। तो यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और असेसमेंट ईयर 2021 लेंगे, ये देख सकते हैं। और सैलरी पर्सन के लिए जो ITR भरी जाती है वो ITR 1 है। ITR 1 के अंदर आप सैलरी पर्सन की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो। और कौन कौन फाइल कर सकता है ITR 1? ITR 1 एक रेजिडेंट फाइल कर सकता है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसकी इनकम 50 लाख तक है, जिसकी इनकम सैलरी से है, वन हाउस प्रॉपर्टी से है और अदर सोर्स से है, तो वो अपनी ITR 1 को फाइल कर सकता है। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक्सेल बेस इस यूटिलिटी को डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों ये है ITR 1 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने बेसिक डिटेल भर ली है, जैसे नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ठीक है। अभी चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आप ITR U को प्रिपेयर करेंगे, अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी 2021 की ITR को फाइल करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल देना है, जैसे कि नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये सब चीज़ भर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये बेसिक डिटेल दे देंगे आप, तो यहाँ से रिटर्न पूछता है कि रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 139(8)A, ठीक है। 139(8)A सेलेक्ट करते के साथ ही देख सकते हैं एक नई शीट खुल जाएगी, पार्ट A जर्नल 139(8)A। यही अपडेटेड रिटर्न का एक फॉर्म होता है। इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी कि सैलरी से कितनी इनकम है आपकी, ठीक है, सैलरी इनकम कितनी है कुल मिला के। तो जो ग्रीन वाला फील्ड है इसके अंदर हमें डाटा एंट्री करनी होती है। तो मेरी जो सैलरी से इनकम है वो यहाँ पे है 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये दे दिया, टोटल सैलरी से इनकम 3,60,000 की आ गई। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, 3,10,000 रुपये आ गई मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी से। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी पूछता है, तो हाउस प्रॉपर्टी मेरा खुद की है हाउस प्रॉपर्टी, तो इसे सेल्फ ऑक्युपाइड ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्शन वगैरह है तो वो ले सकते हैं, मेरा यहाँ पे कोई भी एग्जाम्शन नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इनकम कोई और अदर इनकम है, मतलब अदर सोर्स से इनकम है, जैसे FD से इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, या कोई और अदर इनकम है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे एनी अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अदर सोर्स से जो मेरी इनकम है वो है यहाँ पे लगभग 1 लाख की मेरी अदर सोर्स से इनकम है, ठीक है। तो जो टोटल इनकम हो गई 4,10,000 की। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई डिडक्शन वगैरह है तो वो लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो डिडक्शन है वो 80C के अंदर है, और 80C के अंदर मैंने LIC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो लगभग ये मैं बात करूँ, ये है 34,510 की, ये लिख दिया मैंने। इसके अलावा अदर डिडक्शन नहीं है आपका। इसके अलावा कोई और अदर डिडक्शन होता है तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, 80C के अंदर टोटल 1.5 लाख का रिडक्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको LIC का रिडक्शन मिल जाता है, PPF में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिडक्शन मिल जाएगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रिडक्शन मिल जाएगा, ट्यूशन फी पे करते हैं तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। टोटल 1.5 लाख का डिडक्शन है जो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं है मेरा। मेडिकल डिडक्शन है आपका, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, ट्रीटमेंट कराया है तो उसमें भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। इस तरह का कोई डिडक्शन मेरा नहीं है। इसके अलावा 80D में ये आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा कोई और अदर डिडक्शन हो आपका, जैसे 80E का, 80EE का, ठीक है, 80G का रेंट पे किया है तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन है तो वो ले सकते हैं आप 80TTA के अंदर। तो इस तरह का कोई भी डिडक्शन मेरा नहीं है। जो टोटल इनकम निकल के आई मेरी यहाँ पे वो 375,490 बन गई।
अभी इसके अलावा नीचे आ जाते हैं। इसके ऊपर टैक्स पेबल बनेगा नहीं, क्योंकि ये मेरी जो 5 लाख तक की इनकम है उस पर एग्जम्पशन मिल जाती है। तो 5 लाख से नीचे है तो मेरा इसके ऊपर टैक्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, ओके हो गया। अभी शीट को ना वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने सेलेक्ट नहीं किया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है कि मैंडेटरी फील्ड्स है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेना होता है। तो मैं यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो एम्प्लॉयर जो मेरा है वो अदर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, पब्लिक सेक्टर का है। तो मैं यहाँ पे अदर्स ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा फिर से एक बार इसको वैलिडेट कर लेते हैं। ये शीट ओके है। अभी पार्ट ए पे आ जाता है, जर्नल। यहाँ बेसिक डिटेल आती है जो कि मैंने ऑलरेडी भर दिया है। अभी असेसमेंट ईयर 2021 की फाइल कर रहे हैं। यहाँ ये पूछता है कि क्या आपने प्रीवियस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल किया है। इसको कर देते हैं नहीं। पहले मैंने 2021 की असेसमेंट ईयर जो है इसकी फ़ाइल नहीं करी है। मतलब 2021 के बारे में पूछता है कि 2021 की आपने फाइल करी है, तो नहीं करी है। नो पे क्लिक कर दिया। अभी नीचे आएंगे। अगर आपने फाइल करी है तो यस करके उसकी डिटेल भरनी होगी। बोलता है कि क्या आप यहाँ वाले क्वेश्चन में पूछता है A8 के अंदर कि क्या आप अपडेटेड रिटर्न की कंडीशंस को फुलफिल करते हो। यस, इसको यस करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे पूछता है कि अपडेटेड रिटर्न का भरने का रीज़न क्या है। तो मैंने प्रीवियस जो है इस असेसमेंट ईयर की पहले फाइल नहीं करी है रिटर्न, तो रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोलता है कि आप रिटर्न कितने टाइम पीरियड के अंदर फाइल कर रहे हैं। तो मैं 12 से 24 महीने के अंदर फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि इस असेसमेंट ईयर की जो टाइमिंग है अब 12 से 24 महीने के अंदर हो रही है। लगभग 2 साल के अंदर आप किसी भी असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो 12 से 24 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 50% की पेनल्टी लग जाती है, और अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 25% की पेनल्टी लगती है। अभी टीडीएस वाले कॉलम में आएंगे। अगर कोई टीडीएस आपका कटा है तो उसकी डिटेल दे देंगे। इसके लिए आप 26AS को देख सकते हैं। इस शीट को हमने भर लिया है। अभी इस शीट को वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट साथ के साथ करते रहना ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने क्या क्या किया है। कोई मिस्टेक हो तो हैंड टू हैंड ठीक हो जाएगा। अभी देखो 26AS से आपको टीडीएस वाले शेड्यूल्स को ओके करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कितना टीडीएस कटा है आपका या नहीं कटा है, तो उसे देख के आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। मेरे केस में यहाँ पे टीडीएस नहीं कटा है, मैं इसको कर रहा हूँ वैलिडेट। ऐसे ही टीसीएस वाले में चेक कर लेना, यहाँ पे मेरा टीसीएस भी नहीं कटा है, इसलिए मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। अभी टैक्स पेड वेरिफिकेशन में आएंगे तो सबसे पहले बोलता है कि टोटल टैक्स अगर आपने कोई पे किया है, जैसे टीडीएस या टीसीएस के जरिए एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो कुछ भी नहीं हमने पे किया, ज़ीरो है। यहाँ पे बैंक की डिटेल आएगी। देखो अमाउंट पेबल यहाँ पे ज़ीरो बन गया। मैं आप बता दूँ, अगर 5 लाख तक की इनकम होती है तो टैक्स बनता नहीं है। पहले भी यही हो रहा था। अपडेटेड रिटर्न के जरिए भी ऐसे ही कर सकते हैं कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ज़ीरो, ना कोई टैक्स ना कोई पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसमें लेट फीस लगती है 1000 रुपये की। मेरा विश्वास करो, मैंने कई क्लाइंटों की रिटर्नें फाइल करी हैं अपडेटेड रिटर्न, उसमें 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है जो लेट फीस का है, वो लेट फीस देना पड़ता है। इसके अलावा जो टैक्स है वो लगता नहीं है, ना ही इसके ऊपर जो 50% और 25% की पेनल्टी एप्लीकेबल है वो भी लगता नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट पेबल में तो हमारा ज़ीरो बना है, कुछ बना ही नहीं है। ये बेसिक डिटेल वेरिफिकेशंस की। पार्ट बी में आ जाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो देख सकते हैं ये मेरी टोटल इनकम आ गई। इसके अलावा कोई और अदर इनकम नहीं है। जहाँ पे देख सकते हैं ये टैक्स कुछ बना नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे पेनल्टी लगती है 25% और 50% की पेनल्टी, देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये वाला कॉलम है, 50% की पेनल्टी लग जाती है अगर आपका पेबल बनता अमाउंट। अभी हमारा यहाँ पे बना नहीं है, केवल 1000 रुपये की लेट फीस बनी है। तो लेट फीस जमा करा के आपको यहाँ पे डिटेल उसकी देनी होती है। उसका BRS कोड क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, सीरियल नंबर क्या है, अमाउंट कितना जमा कराया आपने। ठीक है, जो लेट फीस जमा कराओगे। DI में देखें तो DI के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करी है, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी डिटेल देनी होती है, जो कि 19-20 का डिडक्शन अलाउ था 1 अप्रैल 20 से 31 जुलाई 2020 तक। उस तरह की कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की भी डिडक्शन नहीं है हमारी। ATD में अगर मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन है आपका तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की डिटेल नहीं है हमारी। ATC के अंदर कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो डोनेशन का डिडक्शन मिल जाता है, तो इस तरह की भी डिटेल नहीं है। 80GA के अंदर भी डोनेशन से रिलेटेड है, तो अगर डोनेशन से रिलेटेड कोई डिडक्शन है आपका तो वो दे सकते हैं आप। तो इसकी डिटेल भी हमारी है नहीं। अभी हमारी ये जो ITR है रेडी है,
फाइलिंग के लिए आपको करना क्या है, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। अभी आ जाते हैं टैक्स पेड वेरिफिकेशंस में। यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपये की लेट फीस इसने कैलकुलेट कर दी। ये देखो 1000 रुपये बना दिया इसने, जो हमें पे करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे इस चलान को लिंक करेंगे, चलान की डिटेल भरेंगे जो 1000 रुपये पेबल बना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं चलान की डिटेल लिख लेता हूँ। जैसे मैंने 1000 रुपये पे कर दिया है तो अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, जो चलान जमा कराया है आपने उस चलान का सीरियल नंबर डालेंगे, देन डेट ऑफ डिपॉजिट डालेंगे, देन उसके बाद BRS कोड लिखना होगा। चलिए BRS कोड लिख लेते हैं। BRS कोड लिख दिया। अभी जो अमाउंट जमा कराया मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या करना है, सिंपल है, वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे, ओके है, इनकम डिटेल पे जाएंगे, फिर कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। टैक्स पेड वेरिफिकेशन पाएंगे। देखो ये टैक्स पेबल बना। पार्ट बी पे आएंगे, देखो ये टैक्स पेबल बना मेरा। ठीक है, 1000 रुपये की लेट फीस बनी, ये नेट अमाउंट पेबल और ये पेड। ठीक है, टैक्स ड्यू 0 हो गया। अभी क्या करना है, इनकम डिटेल पे फिर से आना है और यहाँ पे जनरेट XML फाइल पे क्लिक करेंगे। TDS की जो आपने एंट्रियाँ करें उसको वेरीफाई कर लेना। ओके, वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद जो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट हुआ है उसे भी चेक कर लेना। ओके कर देते हैं। अभी आपको ओके करके यहाँ से सेव करना है XML फाइल। देखो ये बेसिक डिटेल्स आएगी, यहाँ पे सेव XML फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी XML फाइल सेव हो जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ मैंने इस प्रकार से XML फाइल सेव कर लिया। अभी करना क्या है, आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है और यहाँ से कर लेना है लॉगिन। यहाँ यूज़र ID एंड पासवर्ड लिखेंगे और उसको कर लेंगे लॉगिन। चलिए मैं कर लेता हूँ लॉगिन। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2021 की कर रहे हैं तो यहाँ से 2021 लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से लेंगे हम यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न। इस प्रकार से देख सकते हैं आपको ये सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप ऑडिटेड ITR फाइल कर रहे हैं तो यस करेंगे, नॉन ऑडिटेड है तो नो कर देंगे। जैसे नो कर दिया। अब यहाँ से ITR सेलेक्ट करेंगे, जैसे ITR 1 है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमने XML फाइल बनाई है अभी यहाँ पे अटैच करना होगा और उसके बाद वेरीफाई करना होगा। ध्यान रखना इसको आप वेरीफाई आधार OTP के जरिए या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं साइन करके भेज दूं तो साइन करके नहीं भेज सकते अपडेटेड रिटर्न को। इसको OTP के जरिए या फिर DSC के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। OTP के लिए आप बैंक के थ्रू भी OTP जनरेट कर सकते हैं या OTP के जनरेट करने का जो मेथड है अलग अलग चूज कर सकते हैं, लेकिन इसे साइन करके वेरीफाई नहीं करा सकते इस ITR को। ITR की जो वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट है उसको भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, 30 डेज कर दिया है। अब आपको ITR 30 डेज के अंदर ही वेरीफाई करना होगा।